Jai Gurudev student, class 8th. So today's our chapter is history, chapter 3rd. Lesson 3rd history, रूलर लाइफ एंड द ब्रिटिश, ग्रामीण जीवन और ब्रिटिश शासन। हम यहाँ पे बात करेंगे अब ब्रिटिश शासन का ग्रामीण जीवन पर यानी गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। The medieval history of India the medieval period of history of India saw a number of foreign invasion। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। These invasion affected the central political authority in दिल्ली, और इन्होंने दिल्ली पर बहुत ज़्यादा प्रभाव अपना बनाया। मुस्लिम आक्रमण हुए, इस तरह तुर्क आए, फिर मुग़ल आए। इस तरह बहुत सारे आक्रमण होते रहे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी ग्रामीण जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला और जो है बट थिंग्स चेंज विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन चीज़ें बदल गई जब ब्रिटिश आए। द ब्रिटिश हु वर ट्रेडर्स, और ब्रिटिश जो थे वो क्या थे, ट्रेडर्स से वांटेड टू कलेक्ट एज मच लैंड रेवेन्यू एज दे कुड। और हु वर ट्रेडर्स, जो कि ट्रेडर्स है और कलेक्ट करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे जितना वो हो सके। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने बहुत सारे नए रेवेन्यू सिस्टम निकाले, यानी आय को लगान के बहुत नए नियम इन्होंने निकाले। रेवेन्यू यानी लगान यानी कर, टैक्स। तो यहाँ पे टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम द पीजेंट्री, तो पीजेंट्री यानी किसान लोगों से कितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा लें, उसके लिए इन्होंने कई रूल निकाले। तो अर्लियर द फार्मर्स यूज टू पे अ पार्ट ऑफ दियर प्रोड्यूस, और पहले क्या होता था कि किसान जो है अपने प्रोड्यूस का थोड़ा बहुत पार्ट पे कर देते थे, बट द ब्रिटिश डिमांडेड अ फिक्स्ड अमाउंट इन कैश। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, अब वो कैश मांगने लगे। दिस जियो पैराडाइज द सेल्फ सफिशिएंटी ऑफ द विलेज। तो यही जो जियो पैराडाइज द सेल्फ सफिशिएंसी थी गांव में, ठीक है, ये जो है लोगों को फिर इससे परेशानी। और वारेन हेस्टिंग्स ऑक्शनड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर। और वारेन हेस्टिंग्स जो है बोली लगाते थे, नीलामी की जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने का बोली लगाता उसी को कॉन्ट्रैक्ट यानी दे दिया जाता। द रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वर द 3 डिफरेंट फॉर्म। रेवेन्यू सिस्टम को ब्रिटिश ने 3 फॉर्म में निकाला। कितने फॉर्म में? 3। ये परमानेंट, पहला क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा द महलवाड़ी सिस्टम, और तीसरा द रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793। तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट इसको किया गया 1793 में बंगाल में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा अ फिक्स्ड अमाउंट, इसमें क्या होता था, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश हैड टू बी सबमिटेड बाय द जमींदार्स। एक फिक्स अमाउंट कैश में होता था, उसको जमा करना होता था जमींदारों को ब्रिटिश के पास। और इससे नहीं मतलब उन्होंने कितना कलेक्ट किया कितना नहीं किया, बस एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया, कितना आपको ले आके ब्रिटिश को देना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते थे। द परमानेंट सेटलमेंट डिड नॉट प्रूव बेनिफिशियल टू द ब्रिटिश। परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इससे ब्रिटिश को क्यों नहीं लाभ हो पाता था, क्यों? क्योंकि द अमाउंट टैक्स वाज फिक्स्ड, क्योंकि इसमें अमाउंट फिक्स था। इट वाज सो हाई दैट द जमींदार कुड नॉट पे, इतना ज़्यादा भी था कि जमींदार उसे पे नहीं कर पाते थे। एज रिजल्ट दे लॉस्ट दियर जमींदारी, और वो अपनी जमींदारी खो देते थे। बट द वर्स्ट अफेक्टेड वर्स द पीजन, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो बुरी तरह प्रभावित थे वो किसान थे। द जमींदार इल ट्रीटेड द पीजन, जमींदार क्या करते थे, किसानों को मारते थे, पीटते थे। टू बी एबल टू कलेक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सकें। मैनी स्मॉल फार्मर्स बिकम लैंडलेस, और बहुत सारे छोटे किसान जो है लैंडलेस हो गए, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा। Soon the British realized this permanent
दिस परमानेंट सेटलमेंट शुड बी चेंज, ये परमानेंट सेटलमेंट जो है इसको चेंज करना होगा। बिकॉज फिक्स्ड रेवेन्यू कुड नॉट मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, क्योंकि फिक्स्ड रेवेन्यू से जो कमाई हो रही है लगान से, उससे ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा जो है कंपनी के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं और ना लाभ हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो महलवारी सिस्टम फिर ले आया गया। ये क्या था, ये कब ले आया गया, 1882 में। होल्ट मैकेंजी किसने ले आया, होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द रेवेन्यू ऑफ द महल, जो रेवेन्यू था महल जिसे बोलते थे, महल को क्या कहा जाता था, विलेज, वाज कैलकुलेटेड एंड रिवाइज पीरियडिकली, इसको समय समय पर बदल दिया जाता था, गांव के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग होता था, हर गांव का रेवेन्यू सिस्टम लगान अलग अलग लिया जाता था। रिवाइज पीरियडिकली, रिवाइज्ड मतलब इसको क्या किया जाता था, हर साल 30 साल पे इसको बदल दिया जाता था। एंड नॉट परमानेंट फिक्स्ड, और ये परमानेंट फिक्स नहीं था। द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज, और रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया जाता था गांव के प्रधान से, हेडमैन से ऑफ द विलेज, नॉट बाय द जमींदार, जमींदारों के द्वारा नहीं। सो दिस सिस्टम वाज नोन एज महलवारी सिस्टम, और इसे क्या कहा गया, महलवारी सिस्टम। द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, और नॉर्थ वेस्टर्न जो बंगाल का प्रेसिडेंसी थी, और आज जिसे कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश, इस रेवेन्यू सिस्टम में शुरू किया था। ठीक, तो यानी जो हम बात कर रहे थे परमानेंट सेटलमेंट, इसको कहाँ शुरू किया गया, बंगाल में। महलवाड़ी को कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में। अब हम अगला देखेंगे। सो द मुनरो सिस्टम, मुनरो सिस्टम ये शुरू किया गया रैयतवाड़ी। सो फर्दर डाउन साउथ, अगर हम साउथ की तरफ चले जाएँ, मद्रास तमिलनाडु की तरफ, सो अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश, एक नया सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा निकाला गया, नोन एज रैयतवाड़ी सिस्टम। इसे क्या कहा गया, रैयतवाड़ी सिस्टम। इट वाज स्टार्टेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर कीड, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, बाय द अलेक्जेंडर कीड। ठीक है, इसको अलेक्जेंडर कीड द्वारा शुरू किया गया ऑन अ स्मॉल स्केल इन दोज एरिया, छोटे से एरिया में और उन क्षेत्रों में विच वर टेकन अवे फ्रॉम टीपू सुल्तान, जो कि टीपू सुल्तान के द्वारा ले लिए गए थे। आफ्टरवर्ड, उसके बाद थॉमस मुनरो, कौन आ गए, थॉमस मुनरो आए, डेवलप्ड इट, इसको विकसित किया, देन एक्सटेंडेड इट, और इसको विस्तार किया, ऑल ओवर इन साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द सेटलमेंट्स वाज टू बी मेड डायरेक्टली, और इस सिस्टम के द्वारा जो सेटलमेंट है वाज टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, और इसे कल्टिवेटर्स द्वारा डायरेक्ट किया जाता था। दियर फील्ड्स हैड टू बी सर्वेड, और कल्टिवेटर हमारे क्या होते थे, इन्हें ही कहा जाता था रैयत। यानी अब किसानों से डायरेक्ट जो है टैक्स लिया जाने लगा था, किसमें, मुनरो सिस्टम में, यानी रैयतवाड़ी सिस्टम में। सो द फील्ड्स हैड टू बी सर्वेड, और फील्ड जो होती थी यानी खेत जो होते थे, इनको सर्वे किया जाता था, और अलग अलग इनको टैक्स निर्धारित किए जाते थे, क्योंकि जिनमें ज़्यादा उपज होती थी उनका ज़्यादा टैक्स, जिनमें थोड़ा कम होती थी उनको फिक्स कर दिया जाता कि इतना आपको देना है टैक्स। तो इस तरह करके जो है सिस्टम बनाया गया। सो द रेवेन्यू सिस्टम एंड दियर इम्पैक्ट, अभी इस रेवेन्यू सिस्टम यानी जो लगान का नियम था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सो द रेवेन्यू वाज सो हाई, रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई होता था, ऊंचा टैक्स होता था कि कल्टिवेटर्स और ड्राइवन इनटू डेप्थ, जो कल्टिवेटर्स होते थे, किसान होते थे, वो कर्ज में चले जाते थे, अनेबल टू पे द डेप्ट्स, कर्ज नहीं चुका पाते। द पीजेंट्स बिगन टू सेल दियर लैंड्स, पीजेंट्स जो है अपनी ज़मीनों को बेचना पड़ जाता था, इन पार्ट्स विच लेड टू फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते थे, जिससे फ्रेगमेंटेशन ज़मीनों का काफ़ी टुकड़ों में बढ़ जाती थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम मैनी रिच ट्रेडर्स आल्सो बिकम जमींदार्स, जब इंट्रोडक्शन शुरू किया जमींदारी सिस्टम का, तो बहुत सारे जो रिच ट्रेडर्स थे ये जमींदार हो गए। दीज लैंडलॉर्ड्स सेल्डम विजिटेड दियर फार्म लैंड्स, ये लैंडलॉर्ड जो है शायद ही कभी कभी अपने ज़मीनों पर देखने जाते थे, और इसके परिणामस्वरूप एज अ रिज़ल्ट दे डिड नॉट हैव एंड कम्युनिकेशन विद द पीजेंट, और ये पीजेंट्स यानी किसानों से कम्युनिकेशन यानी बातचीत भी नहीं कर पाते थे। तो दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन द टैक्स, इन्हों केवल टैक्स से मतलब था ज़मींदारों को। सो दे वर पेड, जिसको उन्हें पेड करना होता था। सो दे आर कलेक्टेड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, तो सो दे आर कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, तो इन्हें क्या कहा गया, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। सो दीज न्यू जमींदार्स वर मोर इनकॉम्पिटेंट
दीज न्यू और इतने जो नए ज़मींदार थे मोर इनकॉम्पिटेंट, ये इतने अयोग्य थे एंड इनकंसिडरेट थे दैन द ट्रेडिशनल जमींदार, पारंपरिक जमींदार से बहुत ज़्यादा अयोग्य माने गए जो नए जमींदार आए। सो द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड डिड नॉट गिव एनी अटेंशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस लैंड, और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया अपने ज़मीन को सुधारने में, विच रिजल्टेड इन द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, और जिससे उनकी ज़मीन की जो खेतों की क्वालिटी थी वो ख़त्म होने लगी। देन फाइनली विद द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इस प्रकार जो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन था एंड वाइड स्प्रेड कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप, फिर क्या किया गया, कैश क्रॉप को ग्रो किया जाने लगा। तो फाइनली कैश क्रॉप को ग्रो किया जाने लगा। द लैंड बिगन टू लॉस फर्टिलिटी, और कैश क्रॉप से क्या होती थी, लॉस फर्टिलिटी, सॉइल की चली गई, विच रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज, जिससे क्या हुआ, भोजन की कमी होने लगी, खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। तो इस प्रकार बच्चों ये तुम्हारा जो इम्पैक्ट था ये काफ़ी बुरा प्रभाव रहा। तो अब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट टर्न पे जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्न पे। तो बच्चों जय गुरुदेव।